बुलेटिन की शुरुआत से पहले ताजा खबर का रुख कर लेते हैं जो जोशीमठ से आ रही है। रेनी और तपोवन में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। टनल से प्रशासन ने कई और शव निकाले हैं। अब तक 206 लापता में से 54 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। 150 लापता लोगों की तलाश में एनडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। तो एनडीआरएफ की टीमें लगातार जुटी हुई हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जोरों पर है। जलस्तर के बढ़ जाने पर भले ही रेस्क्यू ऑपरेशन को थोड़ी देर के लिए रोक दिया जाता है, लेकिन जैसे ही जलस्तर सामान्य हो जाता है टीमें फिर से जुट जाती हैं राहत बचाव कार्य में। और ऐसे में जिस तरीके से टीमें काम कर रही हैं, एक के बाद एक यहाँ पर शव बरामद किए जा रहे हैं, इससे उनके जज्बे को सलाम है जो लगातार पिछले 9 दिनों से राहत बचाव कार्य में जुटे हुई हैं कि जल्द से जल्द लोगों को बरामद कर लिया जाए। हालांकि अब तक 54 शवों को बरामद कर लिया गया है। टनल में भी अभी कई लोगों के फंसे होने की खबर है। पूरी कोशिश की जा रही है क्योंकि मलबा भारी मात्रा में है। ऐसे में मलबे को हटाना सबसे बड़ी चुनौती टीमों के लिए यहाँ पर बनी हुई है। ऐसे में इस दौरान जब झील बननी शुरू हुई तो झीलों के बनने पर भी वहाँ पर झील बनने की शुरुआत पर लोगों में डर था। हालांकि उसको लेकर भी एसडीआरएफ की टीमों ने साफ कर दिया है कि इससे किसी भी तरीके की कोई हानि नहीं होगी, कोई खतरा फिलहाल नहीं है। हालांकि एहतियात के तौर पर एसडीआरएफ की टीमों को वहां पर तैनात किया गया है। साथ ही साथ तमाम जवान यहां पर तैनात हैं और राहत बचाव कार्य को यहाँ पर तेजी से चला रहे हैं कि जल्द से जल्द इस ऑपरेशन को पूरा किया जाए और जो लापता लोग हैं उनको ढूंढ लिया जाए किसी तरीके से। तो हर संभव कोशिश, हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता संजय जोशीमठ से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, यहाँ पर हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, हर वो कोशिश जिससे कामयाबी हासिल हो सके तमाम टीमें कर रही हैं और यही वजह है कि एक के बाद एक कामयाबी यहाँ पर हासिल हो रही है और कुछ और शवों को अब बरामद कर लिया गया है। संजय, आवाज मिल पा रही है आपको? जी पूजा, दोबारा से दोहराएंगे प्रश्न को अपने। जिस तरीके से एसडीआरएफ की जो टीमें हैं, एनडीआरएफ की टीमें हैं, यानी कि यहाँ पर जो भी राहत बचाव कार्य में तमाम लोग जुटे हुए हैं, टीम के सदस्य, वो ये मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से जो लापता लोग हैं उनको ढूंढ लिया जाए और यही वजह मानी जाए कि तेजी से कार्य चल रहा है तो शवों को भी बरामद कर लिया जा रहा है। इससे जुड़ी क्या कुछ और आपके पास जानकारी है? क्योंकि बताया जा रहा है कि कुछ और शवों को बरामद किया गया है। जी पूजा, बताना चाहूंगा कि जो है एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और तीनों सेनाएं जो है लगकर तेजी से रेस्क्यू काम को आगे बढ़ा रही है और इसी में आज तपोवन टनल में एक और शव मिला है जो 10वां शव जो है इस टनल से अभी जो है 11 बजे के आसपास प्राप्त हुआ है और टनल के अंदर बहुत तेजी से इस समय काम चल रहा है। लगभग 150 मीटर से ऊपर जो है सेना इसको मलबे को खाली कर चुके हैं। तो जैसे जैसे मलबा खाली हो रहा है तो शवों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। जी, लेकिन अगर टीमों की बात करें, क्योंकि देखिए 9 दिन से वो लगातार जुटे हुए हैं, उनके हौसले में थोड़ी भी कमी दिखाई दे रही है या वही जज्बा, वही हौसला उन लापता लोगों की तलाश करने में दिखाई दे रहा है? जी, जहां तक एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना की बात करें तो ये पूरे जोश और जज्बे के साथ अपने काम में जुटे हुए हैं। कहीं भी किसी तरीके की कोताही नहीं है। 24 घंटे यहाँ पे जो है आपदा राहत बचाव कार्य में जुटे हैं। जो मेन फोकस था कि किसी तरीके से सुरंग को खाली किया जाए, उसमें दिन रात काम चल रहा है। इसके अलावा जो मुख्य टनल तपोवन का था जहाँ पे सेना पहुंचने की कोशिश कर रही है कि अगर किसी तरीके से वो वहाँ पे पहुंचते तो उसके बाद शवों की संख्या में और वृद्धि हो सकती है। जी, क्योंकि तपोवन 180 मीटर लंबी वो सुरंग बताई जा रही है जहां से मलबे को हटाने की तमाम कोशिशें की जा रही है। जी, निश्चित तौर पे 180 मीटर का जो टनल है उसमें जो है टी पॉइंट वो है, तो उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए मुझे लगता है कि कल तक जो है सेना वहां पे पहुंच जाएगी उस पॉइंट तक पहुंचने पूरी, क्योंकि कल से बहुत तेजी से काम में जो है तेजी आई है। तो ऐसा लगता है कि कल तक सेना वहां पे पहुंच जाएगी। इसके अलावा
जो मुख्य टनल है उस दूसरी तरफ से भी सेना पहुंचने की कोशिश कर रही है, जहां से पानी को अंदर जाना होता तो उसको भी खोलने की कोशिश कर रही है। जी, बहुत बड़ी चुनौती है इस टनल के आखिरी छोर तक पहुंचना, लेकिन तमाम आधुनिक जो सुविधाएं हैं उसके बावजूद टनल के आखिरी छोर तक नहीं पहुंच पाना कैसे देखा जाए इसे, क्योंकि पूरी जी तोड़ कोशिश यहाँ पर, जी तोड़ मेहनत इन तमाम लोगों की तरफ से की जा रही है कि किसी तरीके से टीम अंतिम छोर तक पहुंच जाए। जी, निश्चित तौर पे पूजा, मैं बताना चाहूंगा कि ये जो पहाड़ी क्षेत्र है, विकट और विषम परिस्थितियों में ही पहाड़ी क्षेत्र होते हैं। नदी का किनारा जहां धौलीगंगा अपने पूरी प्रवाह और वेग के साथ है, वहीं पे जो है बहुत ज्यादा जो है मलबा और स्लाइड है। इसके अलावा मौसम खराब होने का भी डर रहता है और ऊपर से स्लाइड आने का भी डर रहता है, तो जोखिम भरी चुनौती है। लेकिन सेना के जज्बे को सलाम है, क्योंकि उन्होंने कहीं भी कोई कसर नहीं छोड़ी। हर एंगल से इसको चेक किया जा रहा है कि किसी तरीके से कहीं से भी हो वो उस मुख्य पॉइंट तक पहुंच पाए। बिल्कुल संजय, फिलहाल भी मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है कि बर्फबारी हो सकती है, हल्की बारिश हो सकती है मैदानी इलाकों में। अब ऐसे में उससे निपटने के लिए कितने तैयार हैं हम? जी, जहां तक एनडीआरएफ एसडीआरएफ की बात करें तो मौसम बदला है। इस समय जोशीमठ के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हुई है। जो बद्रीनाथ वाली पहाड़ियां हैं वहां पे बर्फबारी भी है। तो अगर तपोवन जो नंदा देवी वाली बेल्ट है वहां पे अगर हल्की सी बारिश या बूंदाबांदी या बर्फ की संभावना बढ़ती है तो इसको और जो है चुनौती से लेना पड़ेगा और राहत और आपदा कार्य में दिक्कतें भी आ सकती है। जी, लेकिन जिस तरीके से रैनी की बात की जाए और तमाम तरीके के सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या ग्लेशियर जो फटा है वो सिर्फ प्राकृतिक आपदा थी या फिर जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसको समझने में कहीं कुछ देरी हुई है? जो जलवायु परिवर्तन है उसको उसके एंगल से भी इसको देखा जाना चाहिए, क्योंकि जहां तक बात करें इस ग्लेशियर के टूटने और गिरने की, तो जोशीमठ का तापमान इस बार फरवरी माह में काफी ज्यादा बढ़ गया है। जोशीमठ में इस साल बर्फ नहीं पड़ी, तो निश्चित तौर पर पहाड़ों पे इसका असर पड़ता है और इसका असर मैदानी भागों में भी जरूर इसका पड़ेगा, क्योंकि जलवायु परिवर्तन ही इसका मेरे को लगता है जहां तक मुख्य कारण है। वनों में आग लगना और इस तरीके से तापमान का अचानक से बढ़ जाना, ये सब जो है ग्लेशियर टूटने के कारण भी हो सकता है। यहाँ पर वैज्ञानिकों के लिए भी चिंता बढ़ गई है। इस तमाम चीजों को समझना, जो आपदा आई है वो एकदम से ऐसे कैसे आ गई? जी बिल्कुल, वैज्ञानिकों के लिए भी ये एक नई तरीके का जो है अनुभव होगा, क्योंकि इस तरीके से ग्लेशियर अमूमन जो है, जहां तक हम बात करें यहाँ पे लगभग जोशीमठ औली क्षेत्र में जो है लगभग 1.5 से 2 फीट बर्फ इस समय होती थी। बद्रीनाथ घाटी की बात करें तो वहाँ पे 7 से 8 फीट बर्फ होती थी, लेकिन इस बार वहाँ 1.5-2 फीट भी बर्फ नहीं आई, तो जलवायु परिवर्तन भी इसका मुख्य कारण हो सकता है। जी पूजा, बिल्कुल, लेकिन अगर बात की जाए पर्यावरणविदों की, वो फिलहाल क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? क्योंकि देखिए इसे समझना होगा, क्योंकि देखा गया है कि कुछ सालों के अंतराल में इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं, जब कहीं ना कहीं कुछ लोगों की इस दौरान जान भी चली जाती है। ऐसे में जानमाल का नुकसान ना हो उसके लिए हम कितने तैयार हैं और क्या कुछ तैयारी अभी बाकी है, इसे समझना होगा। जी, जहां तक पर्यावरणविदों की बात है और सरकार की बात है तो नए सिरे से इसका पहाड़ों का जो भूगर्भीय संरक्षण है वो करना पड़ेगा कि क्यों ये ग्लेशियर जो है इस तरीके से जो है क्यों तापमान धरती का एकदम से बढ़ रहा है और क्या क्या हम इसको रोकने के लिए कर सकते हैं। जहां तक सरकार प्रशासन की बात, वो अपने तरीके से तो हर चीज तो कोशिश करते हैं, लेकिन जो है इसके बावजूद भी अगर इस तरीके की दैवीय आपदा या प्राकृतिक आपदाएं अचानक से आती तो इससे बचने के लिए नए अब जो है तरीके खोज निकालने होंगे, ताकि जो है इन तरीके से कम जन हानि को बचाया सके। धन हानि तो कोई बात नहीं, जन हानि को बचाया जा सके। जी बिल्कुल, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संजय। आप इस खबर पर लगातार अपनी नजर बनाए रखिए।